बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है कृतिका। कृतिका के अंतर्गत बच्चों हम अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे थे, जिसे हम पूरा कर चुके हैं और हमारी जो लेखिका थी वो है मधु काकरिया। बच्चों, उनके द्वारा लिखा गया सिक्किम राज्य का जो यात्रा वृत्तांत है उसको हमने पढ़ा और हमारे जो पाठ का नाम था वो नेपाली भाषा में था साना साना हाथ जोड़ी, यानी कि छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करती हूँ। लेखिका के द्वारा लिखा गया ये यात्रा वृत्तांत हम पढ़ चुके हैं। यात्रा के बीच में आने वाले प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य के बारे में लेखिका ने बताया है, साथ ही उस सुंदरता को देख कर किस प्रकार ईश्वर से उनका आत्मसात होने लगता है उसके बारे में लेखिका ने बताया है। इसके अलावा जो पत्थर तोड़ती हुई महिलाएं हैं, जो जिजीविका के लिए लड़ रही हैं, जो जीवन जीने के लिए लड़ रही हैं, उनके बारे में बताया। फौजियों के बारे में जो मुस्तैदी से दिन रात हमारी सीमा की चौकसी कर रहे हैं, उनके बारे में इस यात्रा वृत्तांत में बताया गया है। बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका में इससे संबंधित कुछ प्रश्न आए, उन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गतोंक लेखिका को किस प्रकार या किस तरह सम्मोहित कर रहा था। बच्चों, ये जो नाम है गतोंक, ये सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक का छोटा नाम है गतोंक। एक जगह जब लेखिका ये नार्गे से, जो उनका ड्राइवर है, उससे कहती है, जितेंद्र नार्गे से, कि तुम्हारा गैंगटॉक बहुत साफ सुथरा है, तो वो कहता है मैडम इसे गैंगटॉक नहीं, इसे गतोंक कहिए। और गतोंक से ये गैंगटॉक बना है और गतोंक का अर्थ होता है पहाड़, यानी सिक्किम पूरा पहाड़ों में बसा हुआ है, तो गतोंक का अर्थ होता है पहाड़। तो बच्चों, अब हम यहाँ गैंगटॉक को गतोंक के नाम से पढ़ेंगे। तो देखो, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गतोंक था जो लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। रात का समय था, लेखिका उस झिलमिलाते हुए गतोंक को देख रही थी, यानी जो रोशनी कहाँ थी, आकाश में जो तारों की रोशनी थी, उन तारों की रोशनी में जो गतोंक शहर था वो किस प्रकार झिलमिला रहा था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गतोंक लेखिका में सम्मोहन जगा रहा था। क्या जगा रहा था? सम्मोहन जगा रहा था, यानी कि प्रकृति के प्रति लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे, यानी पहाड़ों के ऊपर जो सितारों के गुच्छे थे और उन पहाड़ों में बसा हुआ जो गतोंक शहर था उसके ऊपर किस तरीके की बना रहे थे, जिस प्रकार एक रोशनी की झालर होती है। हम लाइट लगाते हैं ना बच्चों, जब कोई अच्छा बड़ा त्यौहार आता है तो हम लाइट लगाते हैं, दीपावली जैसे त्योहारों पर, उस प्रकार रोशनियों की एक झालर वो सितारों के गुच्छे बना रहे थे। इस सुंदरता ने लेखिका पर ऐसा जादू सा कर दिया कि लेखिका को सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसे लग रहा था कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य हो गया है। क्या हो गया है? शून्य हो गया है सब कुछ। और वो बस केवल उन तारों को, उन सितारों के गुच्छों को एकटक देखे जा रही थी और उसके भीतर और बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया। यानी लेखिका के भीतर और बाहर उस सुंदरता को देख करके, उन सितारों की रात की उस नैसर्गिक सुंदरता को देख करके, जो कि गंगटोक शहर के ऊपर दिख रही थी, उसको देख करके लेखिका के बाहर और भीतर एक शून्य सा व्याप्त हो गया। वह सुख की अतीन्द्रियों में डूबी हुई, अतीन्द्रिय मतलब जो हमारी इंद्रियां होती हैं, वो सुख में मतलब इतना डूब गई, मतलब उसको चारों तरफ का कुछ भी ध्यान नहीं रहा और वो इतनी सुख में डूब गई, इतनी अतीन्द्रियों में डूब गई, उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रहा था। यानी वो तारों की रात्रि जो थी, रात्रि में जो तारे चमक रहे थे, उन रात्रि में उन तारों की जो जादुई उजाला था, उस उजाले में वो नहा रही थी। यानी उसकी आत्मा उसमें एकदम, यानी कि लेखिका है जो एकदम ईश्वर से एकात्म हो रही थी और उसे आत्मिक सुख मिल रहा था। यानी वो जो रोशनी थी, वो जो नैसर्गिक सुंदरता थी, वो लेखिका की आत्मा को सुख पहुंचा रही थी, या हम उसे कहते हैं कि लेखिका को आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। आगे देखो बच्चों, गतोंक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? मेहनतकश बादशाहों मतलब मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनको मेहनतकश बादशाह कहा गया है। गतोंक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पर्वत स्थल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के निवासियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बच्चों, जितना सरल सुलभ जीवन मैदानी इलाकों में, उतना सरल सुलभ जीवन कहीं भी नहीं है, और सबसे कठिन जीवन जो पहाड़ी इलाकों में है उससे कठिन जीवन कहीं भी नहीं है। हालांकि रेगिस्तानी इलाकों का जीवन भी बड़ा कठिन
कठिन होता है, लेकिन पहाड़ में रहने वाले जो लोग हैं, जो पहाड़ों में बसते हैं, उनका जीवन बहुत ही दूभर होता है। वो बहुत मेहनत करके अपनी जो रहने की अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने रहने का स्थान बनाते हैं। अनेक असुविधाओं के बीच में भी वे अपना जीवन बादशाहों के समान मस्त अंदाज में बिताते हैं। यानी इतनी असुविधाएं होते हुए भी वो क्या करते हैं, वो बहुत खुश होकर के उन पहाड़ों के बीच में अपना जीवन, उस प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य के बीच में अपना जीवन बिताते हैं। जरा भी हीनता या दीनता की भावना नहीं रखते। ना तो वो मैदानी इलाकों में रहने वाले जो आलीशान बंगलों में जो लोग रह रहे हैं उनसे कोई हीनता की भावना रखते हैं, ना ही वो दीन बनते हैं, यानी ना तो दीनहीन बनते हैं, ना ही वो बेचारे बनते हैं, और ना ही वो हीन होते हैं, मतलब किसी से जलन करते हैं। उन्होंने गतोंग को कड़ी मेहनत से मनोरम बनाया है। लेखिका कहती है गतोंग जो शहर है, जो सिक्किम की राजधानी है, उसको उन्होंने बड़ी मेहनत से बहुत सुंदर बनाया है। मनोरम माने सुरम्य और सुंदर बनाया है। बच्चों, बीच बीच में से पहाड़ को काट करके आप कभी गतोंग जाओ या गैंगटॉक जाओ तो देखो, बहुत सुंदर शहर है और बहुत सुंदर तरीके से उसको बसाया गया है। आगे देखो, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहरना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। देखो, लेखिका जब वहाँ जा रही थी यात्रा पर, तो उसने देखा गैंगटॉक से जब वो यूमथांग की तरफ निकल रहे थे, उसने देखा कि रास्ते में बहुत सारी श्वेत पताकाएं फहर रही है, और उनके बारे में जब उसने जानना चाहा तो उनका जो ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे था, उसने क्या बताया वो हम यहाँ देखेंगे। देखो, गतों की परंपरा के अनुसार श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर फहराई जाती है। यानी वो जो पताकाएं फहर रही थी, उन पताकाओं के बारे में जब लेखिका ने नार्गे से पूछा तो उसने बताया कि गतों की परंपरा के अनुसार, मानी गतोंग जो बुद्धिस्ट शहर है उसकी परंपरा के अनुसार श्वेत जो पताकाएं वो किसी बुद्ध संत की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर उनको फहरा दिया जाता है। कितनी होती है वो संख्या में? 108। ये श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक होती है। किसकी प्रतीक होती है? शांति और अहिंसा की। यानी इन लोगों का मानना है इस तरीके की, यदि हम श्वेत पताकाएं फहराएंगे तो क्या होगा कि जिस बुद्ध संत की मृत्यु हुई है उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। और इन पर मंत्र लिखे हुए होते हैं। इन श्वेत पताकाओं पर क्या लिखे हुए थे? जो बुद्ध के मंत्र होते हैं वो मंत्र लिखे हुए होते हैं। आगे देखो बच्चों, ये संख्या में 108 होती है। कितनी होती है संख्या में ये पताकाएं? किसी की मृत्यु पर जो श्वेत पताकाएं लगाई जाती है संख्या में 108 होती है, और जिन्हें फहरा करके उतारा नहीं जाता है। यानी उन्हें एक बार यदि लगा दिया जाए, फहरा दिया जाए, तो उन्हें हटाया नहीं जाता है, और वे धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। वो धीरे धीरे, बच्चों कपड़े की तो होती है, धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती है। और इसके साथ ही ये रंगीन पताकाएं किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने पर लगाई जाती हैं। श्वेत पताकाएं तो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लगाई जाती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए। लेकिन जो रंगीन पताकाएं हैं वो किस लिए लगाई जाती है? जब कोई शुभ काम शुरू करते हैं तो रंगीन यानी कलरफुल जो पताकाएं हैं वो फहराई जाती हैं। अगला प्रश्न देखो, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो लिखी। देखो बच्चों, अपन ने सिक्किम की प्रकृति को देखा है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति देखिए, कैसे पहाड़ थे, कैसे घाटियाँ थी, कैसे वादियाँ थी, और वहाँ का जनजीवन भी देखा है, कितना कड़ा और संघर्षपूर्ण जनजीवन था। ये जो जानकारियाँ मतलब जो ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे जो कि नेपाल का रहने वाला था, उसने जो लेखिका को दी वो हम यहाँ देखेंगे। जितेन नार्गे एक समझदार और मानवीय संवेदनाओं से युक्त जीप का गाइड कम ड्राइवर था। जितेन नार्गे कौन था? एक समझदार व्यक्ति था, मानवीय संवेदनाओं से युक्त, यानी कि जो मानवीय संवेदनाएं होती है, किसी के प्रति अपना प्रेम है, प्यार है, त्याग है, उससे युक्त जीप का गाइड कम ड्राइवर था। लेखिका उसी जीप में सवार होकर सिक्किम की यात्रा कर रही थी। उसने ही लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति तथा जनजीवन के विषय में अनेक एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। बच्चों, हम कहीं नई जगह जाते हैं तो हम थोड़ी उसके बारे में जानेंगे, उसके इतिहास के बारे में, उसकी जितनी भी उसकी जो जानकारियाँ हैं, भौगोलिक स्थिति है, उसके बारे में हमको वहाँ कोई गाइड ही जानकारी दे सकता है। तो यहाँ इनके साथ गाइड कौन था? जितेन नार्गे। अब उसने क्या क्या जानकारी दी वो हम यहाँ देखेंगे। देखो बच्चों, उसने ही बताया कि यहाँ उन्हें हिमालय की गहरी घाटियाँ, फूलों की वादियाँ देखने को मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी? यानी यात्रा में क्या क्या मिलेगा? हिमालय की गहरी घाटियाँ, फूलों की वादियाँ देखने को मिलेगी, और यहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की टंगी हुई तस्वीरें दिखाई देगी। दलाई लामा जो कि बौद्धों के धर्मगुरु हैं, मैं आपको उनके बारे में बता चुकी हूँ। और यहाँ पर जो सिक्किम राज्य है वो क्या है? बौद्ध धर्म को मानने वाला है। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं, इसलिए हर दुकानों पर भी क्या मिलेगी? दलाई लामा की
तस्वीर मिलेगी। साथ ही जितेंद्र की जीप में भी आपने देखा, पाठ में आया था कि उसमें भी एक दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। दूसरा, सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से सटा हुआ है। सिक्किम का अधिकतर भाग किससे सटा हुआ है? चीन से सटा हुआ है, और बाकी का भाग नेपाल से सटा हुआ है। इसकी घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर होते हैं। यानी जो पहाड़ों की, हिमालय की पहाड़ों की जो घाटियां हैं, उसमें जैसे ताश के पत्तों के घर बने होते हैं, इस तरह छोटे छोटे घर इसकी घाटियों में बने हुए हैं। यहाँ हिमालय का सौंदर्य पल पल में परिवर्तित होता जान पड़ता है। क्यों? कभी तो आकाश साफ हो जाता है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धुंध आ जाती है, कभी बर्फ गिरने लगती है, कभी धूप चमकने लगती है। तो लेकर उसने, गाइड ने बताया, यहाँ हिमालय का जो सौंदर्य है वो पल पल में बदलता रहता है। जहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, इसलिए इसे मेहनत कद बादशाहों का नगर भी कहा जाता है। यानी जो सिक्किम के लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को मेहनत कद बादशाह भी कहा जाता है। यहाँ की स्त्रियां चटक रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। उनका परिधान बोकू है। देखो, सिक्किम का जो परिधान है महिलाओं का, उसका नाम बोकू है। अपन ने देखा था, बीच में पढ़ा था कि किस तरह मतलब कि चाय की पत्तियां मतलब वो तोड़ रही थी, वो महिलाएं थी जो बोकू को पहन करके, और एक महिला ने लाल लाल रंग का एक परिधान पहन रखा था बोकू, जो सूर्य की किरणों में कितना सुंदर, वो हरे बागानों में खड़ी हुई लाल परिधान पहने हुई, उसके ऊपर ढलता हुआ सूर्य की किरणें जब पड़ रही थी तो सौंदर्य मतलब बहुत सुंदर हो गया था। सौंदर्य इतना अच्छा लग रहा था कि वो लेखिका के मन को भी लुभाने लगा था। यहाँ के लोग अधिकतर बौद्ध धर्म के अनुयायी है। यानी सिक्किम के लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो किसी बुद्धिस्ट यानी बुद्ध संत की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए पहाड़ी रास्तों पर 108 श्वेत पताकाएं बांधते हैं, और रंगीन पताकाएं किसी शुभ अवसर पर यहाँ फहराई जाती है। ये सब बातें किसने बताई लेखिका को? जो गाइड कम ड्राइवर जितेंद्र नार्गे था, उसने ये सब बातें बताई। पांचवा प्रश्न है बच्चों, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? मैंने आपको पाठ को पढ़ाते वक्त बताया था, सिक्किम में देख लो, चाहे हमने जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, अरुणाचल है, मेघालय है, जहाँ पर बौद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म को अधिक मानते हैं बच्चों, वहाँ बौद्धों के विहार बने हुए हैं। जैसे मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, ऐसे बौद्धों के विहार बने हुए हैं। उनमें लकड़ी के बड़े बड़े गोल चक्र होते हैं। उन चक्रों को घुमाने से कहते हैं कि यहाँ इन चक्रों को घुमाने से जितने भी पाप हमने किए हैं वो पाप समाप्त हो जाते हैं। तो जब लेखिका को लॉन्ग स्टॉक कोई जगह होगी, वहाँ पर घूमते हुए चक्र को जब उसने देखा तो उसे पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? देखो, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में जब पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है। क्या है ये? धर्म चक्र। हम भी मंदिरों में जाते हैं, जब घंटा बजाते हैं, इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। इस बात को जानकर लेखिका को ध्यान आया कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत में एक जैसी मान्यता है। यानी जो पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, लेखिका के अनुसार हमारा पूरा भारत चाहे कितने ही खंडों में बटा हुआ है, लेकिन फिर भी एक है। चाहे यहाँ का रहन सहन, बोलचाल, ये सब चीज़ें अलग अलग होगी, चाहे यहाँ धर्म को मानने वाले, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो आस्था है ईश्वर में और जो अंधविश्वास है वो पूरे भारत में एक है। इसलिए हमारा भारत अखंड भारत है। आगे देखो बच्चों, लोग पाप पुण्य की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। पाप पुण्य की व्याख्या करते हैं, लेकिन अपने अपने धर्म के ढंग से करते हैं। यानी मेरा धर्म ये है तो मैं अपने धर्म से करूंगा, लेकिन करते सब एक ही चीज़ है। इतनी वैज्ञानिक प्रगति होने पर भी भारत के लोग पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। यानी लेखिका सोच रही है, आज विज्ञान ने कहाँ प्रगति कर ली, कहाँ चांद तक, मंगल ग्रह तक वैज्ञानिक पहुंच गए, लेकिन आज भी हमारे भारत के लोग हैं जो अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, कि हमारे जो गलत कर्म है, जो हमने गलत काम कर लिए हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई अंधविश्वास का सहारा अवश्य लेते हैं। यहाँ लोगों की आस्थाएं, भारत के लोगों की आस्थाएं, विश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। चाहे उत्तर से दक्षिण हो, पूर्व से पश्चिम हो, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, चाहे इधर से क्या हो, बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक हो, क्या है, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की जो अवधारणाएं हैं वो सब और कल्पनाएं सब एक जैसी ही है। और यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है। देखो बच्चों, यही विश्वास पूरे भारत को एक डोर में बांध देता है, यानी हमारा एक अखंड भारत बन जाता है। आगे देखो,
जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। बच्चों, जितेन जिस तरह यात्रा करा रहा था लेखिका को और वो पूरे उस ग्रुप को, उस तरह जितेन में बहुत सारे गुण थे, वो सारे गुण एक गाइड में होने चाहिए। देखो, जितेन नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था और वह गाइड होने के साथ साथ जीप ड्राइवर भी था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। यानी ड्राइवर कम गाइड था, गाड़ी भी चला रहा था और उनको जगह जगह के बारे में भी बता रहा था। आप देखो, नंबर 1, इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वह एक कुशल गाइड को वाहन चलाने में भी कुशल होना चाहिए और जितेन में ये गुण था। पहला गुण क्या है कि जो हम जितेन क्या था, ड्राइवर भी था और गाइड था। तो जितेन के अनुसार यदि हम देखें तो एक कुशल गाइड को वाहन चलाने में भी कुशल होना चाहिए। वो उनको कहीं भी ले जा सकता है और उनकी यात्रा के बारे में बता सकता है और जितेन में यह गुण था। इसके साथ ही एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक तथा विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारियां होनी चाहिए। जितेन को सिक्किम के बारे में पूरी जानकारियां थी। देखो, एक जो कुशल गाइड होता है उससे क्या है, जिस स्थान को वो या जो टूरिस्ट आए हैं, जो पर्यटक आए हैं, उनको बता रहा है, उस स्थान के बारे में एक कुशल गाइड को पूरी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि जितेन नेपाली था और सिक्किम वो अभी नया नया ही आया था, लेकिन उसे वहाँ की पूरी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी थी। इसलिए जितेन क्या कर रहा था, लेखिका और उनके ग्रुप को पूरे सिक्किम की भौगोलिक, प्राकृतिक सब स्थितियों के बारे में जानकारी दे रहा था। आगे देखो, इसके साथ ही गाइड भ्रमणकर्ता के साथ आत्मीयता का संबंध बना लेता है। इससे उसकी बातें अधिक विश्वसनीय बन जाती है। यानी गाइड ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मतलब जो उसके साथ घूम रहे हैं लोग, उनके साथ एकदम अच्छा संबंध स्थापित कर ले, उनके साथ में एक आत्मसात होकर के आत्मीयता का संबंध बनाए और उससे उसकी जो बातें, कही हुई बातें होती हैं, वो पर्यटक को अधिक लुभावनी भी लगती है और साथ ही वह उनके लिए विश्वसनीय भी बन जाती है। गाइड की वाणी कैसी होनी चाहिए बच्चों? गाइड की वाणी हमेशा प्रभावशील होनी चाहिए, प्रभाव डालने वाली, यानी जो पर्यटक आए हैं उनके ऊपर प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। इसके साथ ही वह लच्छेदार बातें करना भी जानता हो, मनमोहक बातें करना। लच्छेदार मतलब अच्छी अच्छी बातें करना। आपने देखा जब वो लायुंग पहुंचे तो वहाँ वो तेज तेज गाने चला चला के, जो जितेन था वो भी डांस करने लगा। खटाव पहुँच कर भी वो सबके साथ मिलजुल करके वहाँ पर बर्फ़ के अंदर, मतलब जो मस्तियाँ कर रहे थे लोग, अठेलियाँ कर रहे थे, वो भी उनके साथ करने लगा। तो गाइड की वाणी यानी जो भाषा है वो तो प्रभावशाली होनी चाहिए। इसके साथ ही उसे मनमोहक यानी लच्छेदार बातें करनी भी आनी चाहिए। ये गुण जितेन में थे। इसलिए जितेन लेखिका को वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में भी बताता है। बच्चों, संवेदनशील व्यक्ति था जितेन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इसलिए वह लोगों को, उनके लेखिका को लोगों के, वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में बताता है कि किस तरह ये लोग, मतलब डायनेमाइट से कैसे पहाड़ उड़ाए जाते हैं, फिर ये महिलाएं कैसे पत्थर तोड़ती हैं और कैसे बच्चे 3-3 साढ़े 3-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाते हैं। उसे हम आगे देखते हैं बच्चों। गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है ताकि विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता और बुद्धिमानी से कर सके। देखो, गाइड को कुशल होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। जिस जगह की लेखिका यात्रा कर रही थी वो बहुत ही खतरनाक जगह थी। कभी भी लैंडस्लाइडिंग, चट्टानें गिर सकती हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं, या कोई भी मौसम है अचानक खराब हो सकता है। तो देखा आपने कटाऊ का जब मौसम कितना खराब था, धुंध हो रही थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जितने भी लोग ग्रुप में बैठे थे सब सांस रोक करके बैठे हुए थे, केवल उनके सांसों की आवाज़ आ रही थी। लेकिन जितेन था जो क्या कर रहा था, अपनी कुशलता और अपनी बुद्धिमानी से जीप को बहुत धीरे धीरे अंदाज में चला करके कटाव तक लेकर के गया। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वह भ्रमणकर्ता के हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो। यानी जो घूमने जो लोग आते हैं वो गाइड से ही पूछते हैं यहाँ ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो इन सब का उत्तर देने में उसे सक्षम होना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि जितेन में एक कुशल गाइड के सभी गुण समाये हुए थे कि अपन ने पाठ पढ़ा, अपन ने देखा इस चीज़ को, हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि किस तरह जितेन है जो किसको बता रहा था, लेखिका को, और लेखिका के जो सहयात्री थे उन सबको वहाँ की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति और जनजीवन के बारे में बहुत आसानी से बता रहा था। आगे देखो बच्चों, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। देखो बच्चों, लेखिका है जो क्या करने गई थी, हिमालय की खोज में गई थी। हिमालय की यात्रा उसने इसलिए की वो वहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को अच्छे से खोज सके और उसे अपने अंदर आत्मसात कर सके। तो लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है, जिन जिन रूपों को उसने हमको बताया है यात्रा में, उन्हें हम अपने शब्दों में लिखेंगे। देखो,
इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के विभिन्न रूपों के बड़े मनोरम यानी सुंदर चित्र खींचे हैं। लेखिका को हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता नजर आता है। पल पल बदलता हुआ क्यों नजर आता है? आपको मैंने बताया, कभी धुंध आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, कई बार तो इस तरीके की मतलब पहाड़ दिखाई देते हैं, कहीं तो वो हरे दिखाई दे रहे हैं, कहीं काले दिखाई दे रहे हैं। मतलब जहाँ रोशनी पड़ रही है वो हरा दिखाई दे रहा है, जहाँ रोशनी नहीं पड़ रही है सूरज की वो काला दिखाई दे रहा है। और लेखिका कह रही है इस तरीके के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं मानो उन पर किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो। और जहाँ पर हल्के हरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ लेखिका कह रही है नहीं, पाउडर को धूप बहा करके ले गई। तो लेखिका के अनुसार हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता हुआ नजर आता है। प्रकृति इतनी मोहक है, इतनी सुंदर है, लेखिका किसी बुद्ध सी माया और छाया के खेल को देखती हुई रह जाती है। यानी प्रकृति की नैसर्गिक सौंदर्यता, प्रकृति की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसको देखती हुई बुद्ध यानी एक जगह खड़े रह जाना और उस माया और छाया के खेल को, कभी माया और छाया का खेल था वो, कभी बादल आ रहे थे, कभी धूप आ रही थी, कभी पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे, कभी बारिश हो रही थी, कभी झरने गिर रहे थे। इन सबको देख करके लेखिका बुद्ध सी माया और छाया के खेल को देखती हुई रह जाती है। हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा का दर्शन करने जब लेखिका बालकनी से करती है तो मौसम अच्छा होने के बावजूद उसे आसमान में हल्के हल्के बादलों ने ढक रखा था। लेकिन वहाँ पे लेखिका को बताया गया कि सुबह सवेरे जब आप उठ करके कंचनजंगा यहाँ से देखोगे तो आपको कंचनजंगा साफ दिखाई देगी यदि मौसम साफ हो। तो लेखिका सुबह सवेरे जल्दी उठ के बालकनी में कंचनजंगा देखने जाती है। बच्चों, कंचनजंगा है जो सिक्किम में दिखाई देती है और हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। लेकिन वो सिक्किम से दिखाई देती है। ऊपर का जो उसका पहाड़ी दृश्य है, जो हिम शिखर है, बर्फ से ढका हुआ शिखर है जो चांदी की तरह चमकता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, आसमान में हल्के हल्के बादल थे। इस बार भी बादलों ने अपने कपाट नहीं खोले, जिस तरह ठाकुर जी अपने कपाट नहीं खोलते। यानी कि बादल, वैसे तो वहां तो आकाश साफ था लेकिन जो पहाड़ के ऊपर जो बादलों की धुंध छाई हुई थी उस वजह से लेखिका को उसके दर्शन नहीं हुए। उस समय उसे कंचनजंगा के दर्शन तो नहीं हुए लेकिन उस समय उसे उतने फूल दिखाई पड़े कि उसे लगा मानो वह फूलों के बाग में आई है। अप्रैल का महीना था बच्चों, और अप्रैल के महीने में सर्द ऋतु ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उन दिनों में फूल खिलते हैं। तो लेखिका को कंचनजंगा तो नहीं दिखा लेकिन पहाड़ों में, वादियों में क्या दिखाई दिए, घाटियों में बहुत सारे फूल दिखाई दिए। तो वो इस तरह उन फूलों की सुंदरता में खो गई, उसे लग रहा मानो फूलों के बाग में आ गई हो। इसके साथ ही उसे लगता है कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगी। जैसे जैसे लेखिका अपनी यात्रा में ऊपर चढ़ती गई, कहाँ चढ़ती गई, घुमावदार रास्तों में, यानी यू पिन बैट रास्तों पर जब वो चलती गई तो उसे लगने लगा कि जो छोटी पहाड़ियाँ नीचे थी वो विशाल पर्वतों में बदलने लगी है। घाटियाँ गहराती सी पाताल नापने लगी। जैसे जैसे लेखिका ऊपर की तरफ जा रही थी तो जो घाटियाँ हैं वो पाताल तोड़ यानी नीचे की तरफ गहरी होती जा रही थी। और नदियाँ क्या हो रही थी, नदियों के पाट चौड़े होने लगे थे। क्या होने लगे थे, जहाँ सक्रिय नदियाँ बह रही थी वहाँ उनके पाट चौड़े होने लगे थे। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी हुई नजर आने लगी। चारों ओर बहुत सुंदर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य नजर आने लगा। हिमालय से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपात की जलधाराएं पत्थरों के बीच बल खाती सी निकली हुई प्रतीत होती, जो मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। देखो बच्चों, हिमालय से दूध की धार की तरह, अपने 7 सिस्टर्स के बारे में पढ़ा, एक शिखर से झरना गिर रहा है, दूसरे शिखर के ऊपर नीचे गिर के वो 7 धाराओं में बट रहा था दूध की धार की तरह। और ये जब जल धाराएं पत्थरों के बीच में बल खाती हुई नदियों के रूप में जब वो नीचे उस पे चलती है, पहाड़ों की तलहटी में चलती हैं, तो मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। हिमालय कहीं हरियाली के कारण हरे रंग की चादर ओढ़े हुए प्रतीत होता है तो कहीं पीलापन लिए हुए नजर आता है। क्यों पीलापन लिए हुए नजर आता है? सूरज की जब पीली पीली किरणें उसके ऊपर चमकती है पत्थरों के ऊपर तो पत्थर पीले नजर आते हैं। तो कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला हिमालय भी नजर आता है जहां पर हरियाली नहीं है। 8वां प्रश्न देखो बच्चों, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? प्रकृति का जो विराट और अनंत स्वरूप है उसको देखकर लेखिका अपने मन में क्या अनुभूत कर रही है, कैसा महसूस कर रही है? देखो, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को असीम आनंद की अनुभूति होती है। मतलब वो ये सोचती है कि बस स्वर्ग है तो यही है, आज मैं क्या है, मेरा जीवन जो चल रहा है, मैं जीते हुए जीवन में स्वर्ग में आ गई हूँ जीते जी। तो उसे असीम आनंद की, मन के अंदर एक खुशी का, बहुत अच्छी खुशी का एहसास होता है और उसे लगता है प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है। यदि
इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो इस प्रकृति में है, और उसके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अपने रहस्यों का वो उद्घाटन कर रही है। कौन? प्रकृति। यानी लेखिका मन में सोच रही है कि आज प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो अपना परिचय मुझे दे रहा है और मेरे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रहा है कि यानी प्रकृति के अंदर, प्रकृति के गर्भ में कितने रहस्य भरे हुए हैं। उसे ऐसा एहसास होता है, किसको? लेखिका को, कि वह स्वयं भी देश काल की सरहदों से दूर बहती धारा में बह रही है। यानी प्रकृति का इतना सुंदर रूप देख करके, और कटाव में, इसके अलावा जहाँ सेवन सिस्टर्स फॉल था वहाँ उन सब में प्रकृति की इतनी सुंदरता को देख करके लेखिका महसूस करती है देश काल, यानी जिस जन्म में, जिस समय में वो रह रही, काल का मतलब समय, देश का मतलब जिस भूमि पर वो रह रही है, उस देश और काल की सरहदों से, यानी उसकी सीमाओं से, सरहद का मतलब है सीमाएं, उन सीमाओं से वह बहुत दूर बहती हुई धारा में बहती जा रही है, इस प्रकृति के सौंदर्य में बहती जा रही है। उसके अंदर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं झरने की निर्मल धारा में बह गई। तामसिकताएं मतलब जितना भी उसके अंदर बुरी इच्छाएं थी, बुरी वासनाएं थी, वो सब क्या है? झरने की, जो जर्नल सेवन सिस्टर वाला झरना था उसके अंदर के बह करके वो चली जा रही हैं। तो बच्चों, आज हमने यहाँ हमारा जो यात्रा वृतांत है, जिसका शीर्षक था साना साना हाथ जोड़ी, उसके प्रश्न उत्तरों को जो हमारी पाठ्य पुस्तक में आए, उसमें से हमने 8 प्रश्न उत्तर के साथ में यहाँ किए हैं। आप इन प्रश्नों को पढ़िए और लिखने का प्रयास कीजिए। बाकी के जो हमारे शेष प्रश्न उत्तर हैं उनको हम अगली कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।